करना। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा मेजरमेंट का तीसरा पार्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो कैसे हम लोग टाइम को मेजरमेंट करते हैं? तो भैया टाइम जो हम लोग देखते हैं वो घड़ी पे तो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तुमको बताएगा पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम क्या होता है, चलो वो बताएंगे तुम लोग को थोड़ी देर में। तो पहले यहाँ पे देखो, इन ऑफिसेज एंड होम वी कॉमनली यूज अ पेंडुलम क्लॉक टू नोट टाइम विच इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम। भैया यहाँ ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पीरियोडिक क्यों यूज किया है, तो ये सारा चीज पे हम लोग आएंगे। सिंपल सबसे पहला स्टार्ट होता है कि पेंडुलम होता क्या है। तो तुम लोग देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग टॉम एंड जेरी कौन कौन देखा है? भैया हम। ठीक है, टॉम एंड जेरी जो है उसमें तुमको दिखाता था एक ऐसे भैया हम करके, भी देखते। हाँ सभी देखा होगा। तो उससे चिड़िया निकलता था और इसमें ऐसे करके कुछ लटकता हुआ रहता था। तो यही जो चीज है यही क्या है, पेंडुलम है। ठीक है, यही क्या है, पेंडुलम। तो भैया ऐसे करके हम क्या किए, दीवार से फिक्स कर दिए और यहाँ पे ऐसे करके क्या किए, रस्सी से एक कुछ मास को लटका दिए। इसको हम लोग बॉब बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, बॉब बुलाते हैं। और यहाँ से ये जो जहाँ पे लटका हुआ है इसको हम लोग बुलाते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ क्या बुलाते हैं, सस्पेंशन बुलाते हैं। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। और इसके सेंटर तक, ठीक है, बॉब के एकदम सेंटर से लेके इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। क्या बताया आपको भैया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां पे लटकाया गया है से लेके सेंटर ऑफ द बॉब तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वी कॉल इट इफेक्टिव लेंथ। उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा एक अरेंजमेंट है जिसमें हम रस्सी से एक बॉब को क्या कर दिए, बांध दिए। अब ये बॉब जो है फ्रीली ऑक्सीलेट कर सकता है, घूम सकता है। कैसे घूमेगा भैया, भैया ये आगे जाएगा और फिर आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा भैया, यहाँ तक गया और आगे नहीं जा रहा है। तो ये जो इसका सबसे दूरी तक यहाँ गया वो हो जाएगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन। जहां से भैया ये स्टार्ट किया था ना वो उसका क्या कहलाता है, मीन पोजीशन कहलाता है। अब एक बात बताओ मेरे को सब बच्चा लोग, ये चीज तुम लोग भी नोटिस किया होगा, बॉल चालू हुआ, बॉब जो है ए पोजीशन से चालू हुआ और ए से कहाँ चला गया भैया, बी तक चला गया। अब बताओ बी से फिर कहाँ जाएगा, ए पे आएगा फिर ए पे सी पे आएगा। जाएगा। वेरी ए गुड पे भैया, आके पहले फिर ए सी पे पे आएगा जाएगा। फिर पीछे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये पीछे फिर एक जगह तक मैक्सिमम गया, ये इसका वापिस से एक्सट्रीम पोजीशन भैया, इससे ये और आगे नहीं जा सका। तो ये सी पोजीशन है। फिर भैया ये ऐसे इधर आ गया। तो ये बॉब जो है ऐसे करके क्या होगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे करके स्विंग करते रहेगा। तो यही जो स्विंग करना हुआ इसी को हम लोग कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन बुलाते हैं। तो सबसे पहला चीज जो तुमको यहाँ पे हम बता रहे हैं वो यही चीज है कि एक बॉब को हम ऐसे करके लटकाए और इस पे फोर्स दिए। ठीक है, क्या दिए, फोर्स दिए। तो भैया ये क्या हुआ, स्विंग करना स्टार्ट किया। जहां से ये स्टार्ट किया वो उसका मीन पोजीशन कहलाता है। मीन से गया एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से वापस कहाँ आया, मीन। फिर मीन से गया एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से कहाँ आया, मीन। तो ये ऐसे करके जो स्विंग कर रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इसका ऑक्सीलेशन। इसी को इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट कुछ समय बाद अभी हम तुमको तुरंत बताने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दिस। तो तुम लोग जरा सा यहाँ पे देख लो पहला, अब हम क्या करने वाले। तो हुआ क्या भैया, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट किए, ये इसका ए पोजीशन था जिसको हम लोग मीन पोजीशन बुलाए। कौन सा पोजीशन बुलाए, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन हुआ, जहां से बॉब स्विंग करना स्टार्ट करता है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये बॉब जो है ए से कहाँ गया, बी गया, ए से कहाँ गया, बी, और बी से कहाँ आ गया, ए। तो ये जो बी है ये इसका कौन सा पोजीशन कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। क्यों एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं, क्योंकि भैया ये इससे और आगे नहीं जा सका, तो ये इसका कौन सा पोजीशन कहलाएगा, एक्सट्रीम। फिर भैया बी से वापिस ए आएगा और ए से कहां तक जाएगा भैया, सी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, सी। तो यहाँ पे देखिए फिर सी पे रुकेगा नहीं, वापिस से मीन पोजीशन आएगा, ये भी इसका कौन सा पोजीशन कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है सब बच्चा लोग देखो, इसका हम क्या बनाने वाले, ग्राफ बनाने वाले। क्या चीज का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। भैया देखिए ये ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए से कहा गया बी। सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा दूरी जो गया वो बी तक गया भैया, तो ये देखो ये टॉप तक आ गया। फिर बी से बताओ वापिस आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, आगे। ठीक है, नहीं पीछे जा रहा है।
भैया ए से बी गया, ये देखिए ए से कहा गया बी गया, ए से कहा गया बी। अब बी से वापिस कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो सब बच्चा लोग, ये बी से वापिस से आ रहा है तुम्हारा ए पे, बी से वापिस कहाँ पे आ रहा है ए पे, तो देखो यहाँ बी से वापिस कहाँ आ गया, ये ए पे। अब लेकिन एक चीज फिर यहाँ पे देखो, ये इसका मीन पोजीशन यहाँ पे जहां से भैया देखिए स्टार्ट किया था ना, वहीं पे वापिस चला गया। अब अगर सब बच्चा वापिस से ध्यान देगा तो तुमको दिखेगा ए से सी गया, ए से कहाँ गया सी। तो अगर ए से सी गया तो तुम लोग दे सकता है यहाँ पे, ये ए से कहाँ चला गया, सी पे चला गया। अब इसके बाद तुम लोग सब बच्चा लोग देखो, ये सी से वापिस कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है, ये सी से वापिस कहाँ चला गया, ए चला गया। तो तुम लोग देखो जब जब ये ए पे आया है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। लेकिन जब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो ये टॉप पे था, देख लो ये टॉप पे था, यहाँ पे देख सकता है तुम लोग सब भी। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है भैया, एक जगह अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, ए से बी गया, ये ऊपर इधर टॉप बना रहा है, और बी से सी, ए से सी गया, वो इधर टॉप बना रहा है। तो तुम लोग देख सकता है यहाँ पे ये इसका एक ग्राफ बना, ये इसका क्या बना ग्राफ। तो ये जो पूरा एक साइकिल है, ठीक है, ए टू ए, यहां से यहां तक का जो ये साइकिल है, इसी को हम लोग बुलाते हैं साइकिल, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, जो बुलाना है तुम लोग बुला सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, तुम इसका एक वेव बुला सकते हो इसको, या एक वेव बुला सकते हो, वेव भी बोलते हैं इसको, साइकिल बुला सकते हैं, ऑक्सीलेशन बुला सकते हैं, या वाइब्रेशन बुला सकते हैं। अब ये चीज का हम तुमको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तुम लोग ध्यान से जरा सा देखना और समझना, ठीक है। तो तुम लोग को यही चीज बताए, ठीक है, कि बॉल जो है, बॉब जो है, वो ए से कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, फिर भैया बी पे रुकेगा कि बी से वापिस आ जाएगा। भैया यहाँ पे जाके इस बॉल का वेलोसिटी हो गया 0, इसलिए ये और ऊपर नहीं जा सका। तुम लोग पहले यहाँ पे आता था, वहां पे क्या बोलते हैं, डिज्नीलैंड लगता था, झूला रखता था, वो जो नाव वाला झूला होता है, तो वो भी ऐसे ही काम करता है। भैया ए से कहाँ गया बी, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ये और ऊपर नहीं जा सकता, तो वापिस से क्या हो जाएगा, ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो देख ए से बी गया, बी से वापिस से कहाँ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। फिर ए से सी गया, बट भैया अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम इसको नीचे ले गए। फिर सी से देखिए कहाँ आया, वापिस से ए पे आ गया। तो ये जो तुमको यहाँ पे ऐसे करके ये कर्व दिख रहा है, ठीक है, दिस इज वन ऑक्सीलेशन, वन वेव, वन वाइब्रेशन, जो बुलाना तुम बुला सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा टर्म आता है, वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। वो क्या है, एम्पलीट्यूड। तो भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, जरा सा वो बता दीजिए, हम लोग को तुरंत बता देते। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है यहाँ पे, ये ए से जो बी गया, ये सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था भैया, जो सबसे ज्यादा दूर जा सकता था। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये जो यहाँ से यहाँ का दूरी है, ठीक है, मान लेते ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ है, 4। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 4 मीटर इज दी एम्पलीट्यूड, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its mean position, from its mean position on either side of the axis, on either side of the axis। भैया ये सिर्फ एक तरफ नहीं जा रहा है मैक्सिमम, ये इस तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का जो भी दूरी है वो भी ए कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो भी छोटा ए कहलाएगा, ठीक है, आइदर साइड ऑफ एक्सिस, वही उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो सब बच्चा लोग, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, मीटर। एम्पलीट्यूड को हम लोग किस साइन से दिखाते, छोटा ए से दिखाते। छोटा तो ए। किसी को, हाँ, तो किसी को इस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। बॉल जो है मीन पोजीशन से जितना दूर जाता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो सब बच्चा इस चीज को ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सिस। भैया देखिए ऊपर में भी यहाँ तक गया, और नीचे में भी मान लेते यहाँ पे ये जो है ये 4 तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, भैया 4 मीटर आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम लोग से डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन बताए वो बताए एम्पलीट्यूड का। अब दूसरा चीज इसी में देखो, ठीक है, इसको हम हटा देते, ये हो गया एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आता है उसके बाद आता है वेवलेंथ। वो क्या आता है, वेवलेंथ। अब ये चीज समझो तुम लोग, वेवलेंथ क्या होता है, सबको हम यहाँ पे बता देते वेवलेंथ के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है भैया, वो बताइए।
तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक है। तुम एक बात बताओ यहाँ पे, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, तुम लोग यहाँ से यहाँ देखो, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट था, ये क्या है, डिस्टेंस। तुम लोग सब बच्चा लोग यहाँ पे देख सकता है, ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ गया, 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 तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये जो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जो कंप्लीट किया, इसमें ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही इसका वेवलेंथ कहलाता है। देखो वेवलेंथ को किससे दिखाया जाता है, ये उल्टा वाई लग रहा होगा, ये ग्रीक सिंबल है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, लैम्डा, ठीक है। ये वेवलेंथ को दिखाया जाता है लैम्डा से, और क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, तो इसका भी जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा, मीटर। तो भैया देखिए आप एक चीज डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या, लैम्डा जो है वो क्या है, वो है तुम्हारा वेवलेंथ। तुम लोग देख लो हम कहाँ से कहाँ का दूरी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीलेशन पूरा कंप्लीट किया है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, इसी को क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा को और एक तरीके से, दो तरीके से एक्चुअली डिफाइन किया गया है, तो वो दो तरीका चलो देख लो। अब एक और नया बात तुमको बता रहे, चलो देखो और सुनो तुम लोग। ये वेव जो भैया यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, फिर ये आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को एक चीज बताना चाहते हैं हम, नया बात, वो क्या है वो सुनो। इसका जो ये सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको क्रस्ट बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, क्रस्ट। तो ये भी भैया क्या हो गया, क्रस्ट। और ये जो सबसे यहाँ पे टॉप मोस्ट है, लेकिन ऑन अदर साइड, इसको हम लोग ट्रफ बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, ट्रफ। तो इसका नाम है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो ये नाम है, इसको क्रस्ट बुलाया जाता है, और इस साइड जो नीचे वाले साइड, उसको हम लोग ट्रफ बुलाते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है, क्या है, द सक्सेसिव डिस्टेंस the successive distance between two crust, ठीक है, between क्या बता रहे, two crust और two trough, ठीक है। ये एक साथ हम दो डेफिनेशन लिख दिए। तुमसे अगर हम पूछे इसको और डिफाइन करो वेवलेंथ को, तो तुम लोग देखो, ये दोनों क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है भैया, ये भी लैम्डा है, या दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्डा है, या भैया यहां तक जो दूरी आप कंप्लीट की हो वो भी क्या है, लैम्डा है। तो इसको तीन तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। पहला पीछे हम तुमको बताए, यहाँ पे पीछे तुमको बताए, यहाँ से यहाँ एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस लगा है वही उसका लैम्डा कहलाता है। या बताओ, दो सक्सेसिव क्रस्ट, सक्सेसिव वर्ड क्यों यूज किए भैया आप, क्योंकि एक के बाद दूसरा, ये नहीं कि भैया यहाँ पे भी क्रस्ट पड़ा है तो यहाँ पे ले लेंगे, नहीं, एक के बाद दूसरा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा, वरना लैम्डा नहीं कहलाएगा। या क्रस्ट लो, या क्या ले सकते हो बताओ तुम लोग, ट्रफ। ट्रफ, वेरी गुड, या क्या ले सकते हो, ट्रफ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ रहे, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ कितना होगा, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ कितना होगा, कोई बता सकता है मेरे को। वो हो जाएगा लैम्डा का लैम्डा हाफ। बाई 2 के बाद, हाँ, लैम्डा का हाफ। भैया यहाँ देखिए, अगर आप बोल रहे हो ये रहा क्रस्ट, ये रहा क्रस्ट और ये रहा ट्रफ, अगर दोनों क्रस्ट के बीच में ट्रफ लाई करता है, तो ऑब्वियस सा बात है, दोनों क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस अगर लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, आधा लैम्डा, ठीक है। मतलब मान लेते दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो एक क्रस्ट एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2 1 मीटर नहीं, लैम्डा बाई 2 बोल रहा है। हम बोले दो हाफ क्रस्ट के ऑफ बीच का, लैम्डा। मार खा जाएगा तुम लोग। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, एक इन दोनों, होगा, एक हाँ, तो होगा, वही बोलो ना, 1 मीटर होगा भैया, कितना 1 मीटर मीटर, होगा, 1 1 मीटर मीटर। होगा, हाफ लैम्डा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताना चाह रहे, लैम्डा का वैल्यू अगर हम 2 दे रखे हैं, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आधा हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, 2/2, दैट इज 1 मीटर आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज, और ये क्वेश्चन में है, इसीलिए तुम लोग को बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन जो है तुम्हारा वेवलेंथ का बताए, वेवलेंथ का डेफिनेशन देख लो और मार्किंग देख लो कहाँ कहाँ होता है।
ठीक है, दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बुलाते हैं, या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बुलाते हैं, या एक ऑक्सीलेशन जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग लैम्डा बुलाते हैं। क्योंकि भैया ये डिस्टेंस बार बार आप यूज कर रहे हो, हाँ बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाता है, मीटर। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है लैम्डा। तो ये था तुम्हारा वेवलेंथ का डेफिनेशन। अब हम चलते हैं क्या चीज के डेफिनेशन पे, अब हम चलते हैं टाइम पीरियड के डेफिनेशन पे। तो नया पेज यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया ये वेव जो है, ठीक है, यहाँ पे वापिस से देखो, ये ऐसे करके इधर गया, यहाँ से ऐसे करके इधर आया, ठीक है। तो भैया इसमें कुछ समय भी तो लग रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने में इसमें कुछ समय लग रहा है, तो वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। वो इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन भैया, लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में ये जितना समय लगा रहा है भैया, एक ऑक्सीलेशन बार बार बता रहे कहां से कहां तक हुआ, यहां से यहां तक, ठीक है। मतलब भैया ए से भैया बी तक गया, बी से ए गया, ए से सी गया, सी से ए वापिस जब आ जाएगा तो ये एक ऑक्सीलेशन कहलाएगा। इसको कवर करने में जितना ये समय लगाता है वही इसका टाइम पीरियड हो जाता है। ये सब डेफिनेशन आता है एग्जाम में, तुमको रटना पड़ेगा, ठीक है। रटने का काम क्या है, समझा ही रहे तुम लोग को, तुरंत रटाएगा। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखो, इसका ऐसा यूनिट कौन बच्चा बताना चाहेगा, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड। सेकेंड, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो तुम लोग इस चीज को भी ध्यान रखना, सॉरी एस, यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखना तुम लोग। ये हो गया टाइम पीरियड का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद तीन चीज पढ़ा दिए तुम लोग को, ठीक है। एम्पलीट्यूड पढ़ाए, टाइम पीरियड पढ़ाए, और तुमको क्या पढ़ाए, वेवलेंथ पढ़ाए। अब हम तुमको बताएंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। अब हम क्या चीज के बारे में बताएंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में। भैया व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, तो देख लो इसको भी लिख रहे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन टाइम्स ऑक्सीलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये इन क्या 1 मतलब हुआ भैया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या चीज से दिखाते, चाहे तो एफ से, या एक नया सिंबल देखो यहाँ पे, इसको बुलाते न्यू, ठीक है। इसको न्यू बुलाते, न्यू, ठीक है। न्यू NEW नहीं है, ये न्यू ग्रीक सिंबल है, NEW होता है शायद, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को एफ या न्यू से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। अब तुम लोग पहले तो एक चीज देखो, एक ऑक्सीलेशन में क्या आया भैया, एक ऑक्सीलेशन या एक वेव या एक वाइब्रेशन या एक साइकिल, ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका एक क्रस्ट और एक ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक ऑक्सीलेशन बनता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो भैया एक बात बताइए, तुम लोग बताओ, क्या यहाँ पे हम एक ऑक्सीलेशन दिखाए हैं, हाँ, यहाँ पे हम एक ऑक्सीलेशन दिखाए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम लोग देखो दूसरा चीज, हम यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं, ये 1 सेकेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम है, और इधर ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब हम तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं, सब बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो, सब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। पहले रेड वाला लाइन का बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकाल रहे हैं। हमको बताओ ए जो है, ठीक है, ये रेड वाला ए, ये 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कवर किया है, सब बच्चा सोच के बता। एक, वेरी गुड। भैया देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये एक ही बार हुआ, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये एक क्रस्ट इसका, एक ट्रफ, ये इसका एक, और टाइम कितना है बताओ जल्दी से, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया इसका 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1 हर्ट्ज। अब सब बच्चा फिर से रिप्लाई करना मेरे को, ठीक है। रुको, अनन्या रिप्लाई करेगी। अनन्या मेरे को तुम बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगा, गलती होगा वो जाने दे, रिप्लाई कर। बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा अनन्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो आएगा वो क्या आएगा भैया, देखिए बी जो है यहां से यहाँ एक और यहां से यहाँ दो, तो 1 सेकेंड में 2 ऑक्सीलेशन कवर कर रहा है, तो 2/1, तो ये आ गया 2 हर्ट्ज।
अब भैया ये हर्ज आप क्या बोले तो हम लोग को बताए नहीं। हाँ, इसका ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का हर्ज। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे HERTZ, ठीक है, HERTZ हर्ज का एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है और इसको बड़ा H और छोटा Z से दिखाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो है हर्ज। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है दो वेव है, ठीक है, दो वेव है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि भैया देखिए दोनों जो ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है इन 1 सेकेंड वो सेम नहीं है, वो क्या है, अलग अलग है। सब बच्चा लोग को समझ में आ गया यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। भैया अभी आप मेरे को ऐसा यूनिट निकाल के दिए ना फ्रीक्वेंसी का, तो देख कैसे आया। टाइम पीरियड का होता है सेकंड, और 1/सेकंड को सेकंड इनवर्स बुलाते हैं, या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, HERTZ हर्ज बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना तुम लोग को, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख ही रहा है, यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, इनवर्सली। एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया। लास्ट एक टॉपिक है जो डेफिनेशन है वो है वेव वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट एक डेफिनेशन जो है वो क्या चीज का है, वेव वेलोसिटी। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये भी। भैया वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम। तो अब यहाँ पे देखो ये सारा चीज, भैया वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसको क्या चीज से दिखाते हैं, इसको v से दिखाया जाता है। इसको क्या चीज से दिखाया जाता है, v से। तो तुम लोग देखो, अब हम बुक पे चलते हैं, तुम लोग को जो जो चीज बताए हैं वो सारा चीज अभी बुक में आएगा तेरे, ठीक है। तो सब बच्चा देखो और सुनो और अंडरलाइन करो। सिंपल पेंडुलम, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है भैया, मार्क करा दीजिएगा, तो तुम लोग भी मार्क कर लेना, उसके अलावा तुमको कभी कुछ पूछेगा भी नहीं। लिखता है सिंपल पेंडुलम इज ए हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। इसमें तुमको सबसे खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉब है ना, बॉब, ठीक है ना, ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं होता है भैया, ठीक है, ये मासलेस है। और ये जो स्ट्रिंग है इसको आप खींच नहीं सकते हैं, ठीक है, ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये स्प्रिंग जैसा एकदम भी नहीं है, या इलास्टिक एकदम भी नहीं है, ये खिंचाता नहीं है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल। जबकि ये एक आइडियल केस है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिसका मास ना हो, धरती पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक आइडियल केस माना गया है। दिस इज एन आइडियल केस बिकॉज वी कैन नॉट हैव ए हेवी मास हैविंग, ठीक है, नो मास। तो ये आइडियल केस है कि मान लिए एक ऐसा बॉब होगा जिसका कोई मास नहीं होगा, एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो कि नहीं खिंचाएगा, यही बात यहाँ बता रहा है। तो बोलता है द बॉल इज कॉल्ड बॉब, ठीक, हम तो ये बात बताए तुम लोग को। व्हेन द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देख ले सब बच्चा, ये वाला जो है यहाँ पे जरा सा लिख लेना, ये जो पोजीशन है ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। क्यों मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ, और ये दोनों जो पॉइंट है ये इसका कौन सा पोजीशन कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ये इसका कौन सा पोजीशन कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो तुम लोग सब बच्चा लोग इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे पहले बॉल क्या होगा, ए से बी जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा भैया। तो हमेशा ऐसा ही मोशन ये कवर करेगा। When the bob from its mean position O is pulled to one side and then released, the pendulum is set in motion. ये मोशन में आ गया। कौन सा मोशन में आया, कौन बच्चा बताएगा? काइनेटिक, ऑक्सिलेटरी, ठीक है। कौन से मोशन में आया, ऑक्सिलेटरी। भैया ये टू एंड फ्रो कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। हम माने ये काइनेटिक एनर्जी आया इसके कारण से, जिसके कारण से मोशन में, लेकिन यहाँ मोशन जो है ये कौन सा मोशन कहलाएगा, ऑक्सिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे देखो फिर क्या लिखता है, द पेंडुलम यूज्ड इन ए क्लॉक, जो घड़ी में यूज होता है, जो तुम लोग टॉम एंड जेरी में देखा था। अब तो ऐसा क्लॉक नहीं आता, अब तो भैया डिजिटल क्लॉक्स आने लग गए हैं या बैटरी वाले आने लग गए, ठीक है। इट इज अ कंपाउंड पेंडुलम, वो कैसा पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है। आगे आके बताया जाएगा कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, ये बाद में तुमको बताएगा, ठीक है। अभी इसका बस नाम ध्यान रखना, बाद में तुमको हम बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड पेंडुलम। अब यहाँ पे जो है सम टर्म्स, पहले तुम लोग ये चीज करते हैं। तो सबसे पहला चीज ऑक्सिलेशन, तो बता ही चुके तुम लोग को, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑक्सिलेशन।
ठीक है, तो सब बच्चा इसको अंडरलाइन करो, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, भैया बॉब जो है ए से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ये जो पूरा कंप्लीट मोशन है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सीलेशन बुलाते हैं, साइकिल बुलाते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन बुलाते हैं, ये सब नाम से जाना जाता है। बस खत्म हो गया, और कुछ पढ़ना ही नहीं। दूसरा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन और टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, तुमको बताए थे कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, टी से, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। खत्म हो गया ये भी। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी लिखवाए थे तुम लोग को, इट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकेंड। तो तुम लोग इसको जरा सा ऐसे करके यहीं पे लिख लो, फॉर्मूला बना लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देख ले यहाँ पे एफ और एन दिखा रहा है, इट्स यूनिट इज पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, हर्ट्ज बुलाते हैं। तो यही चीज याद रखना है तुम लोग को। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो आया था पीछे देखा था, 1 हर्ट्ज आया था और 2 हर्ट्ज आया था, तो यहाँ पे यही बात बताए। फिर देख फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन आ गया, क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम लोग पढ़ा हुआ है, तुम लोग तो जानता ही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो यही चीज है। फिर आता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बताए थे क्या तुम लोग को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब को जैसे हम डब्बा बना रहे हैं ना, तुम लोग भी कर लो ताकि ध्यान रहेगा मेन वर्ड पे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, यहाँ पे बॉब नहीं लिख के तुम लोग पार्टिकल लिखना, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। खत्म हो गया, बस इतना ही। और इसका ऐसा यूनिट ध्यान रखना, वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अब आता है इफेक्टिव लेंथ। तो तुम लोग को पहले ही बोल चुके थे, यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है भैया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो तुम लोग को दूरी दिखा रहे थे, ठीक है, देख सकता है तुम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का जो दूरी तुम लोग को दिखा रहे, जहां से लटकाया गया है, जहां से लटकाया गया उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बुलाते हैं। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के सेंटर तक, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के सेंटर तक का जो दूरी होता है भैया, उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। तो देख ले, इसमें कुछ रटने वाला चीज बहुत खास तो नहीं है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ठीक है। तो बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, उसके सेंटर पे, उसके कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे। तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये चलो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पेंडुलम का जो हम लोग, यही तो टॉपिक है, चैप्टर का यही नाम है कि कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है भैया, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, वो बताओ हम लोग को। तो इसके लिए हम पहले तुमको व्हाइट शीट का यूज करके बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला दो चीज का हम बताएंगे, एक तो तुम्हारा इसके लेंथ पे डिपेंड करता है भैया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन रहेगा तुम लोग को भी, ठीक है। सुनना, टाइम पीरियड जो होता है, सबसे पहला बात, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पे। क्या चीज पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव। कैसे भैया, टाइम पीरियड इज स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, लेंथ। देखते जाना हम क्या कर रहे हैं अब। दूसरा चीज है भैया, ये बॉल जो है, धरती उसको खींच रहा अपनी तरफ, उसको कहते हैं छोटा जी। छोटा जी को बुलाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाथी हो, चींटी हो, हम हो या तुम हो, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को धरती अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो जितने फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे जो बुलाते हैं, ठीक है, जितने वेलोसिटी एक्सेलरेशन से खींच रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुलाते हैं। तो इस पे दूसरा डिपेंड करता है टाइम पीरियड। लेकिन क्या होता है रिलेशन भैया, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम 1 और 2 को कंबाइन करने जा रहे हैं, देख लेना सब बच्चा, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2। तो जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो टाइम पीरियड इस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L/G। कुछ नहीं किए, देख
ऊपर दोनों को हम क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, कंबाइन। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना रहता है तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, कांस्टेंट। हमेशा ये चीज ध्यान देना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक क्या लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, देख ले, ये साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाए, ये कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो है 2 पाई। अब तुम लोग पूछ सकता है भैया ये कैसे आया, तो ये हम साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट लोग इस पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके ये देखे कि ये वैल्यू रखने से मेरा वैल्यू जो है वो आ जाता है, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का तुमको बहुत काम आने वाला है। तो तुम लोग देख सकता है यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। L यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे देख सकता है, और G क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती का G कितना होता है बताओ तुम लोग। अप्रोक्स 9.8 है, जिसको 10 हाँ लिया ठीक है, 10 लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 9.8 ही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। धरती का जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने के बराबर होता है भैया, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना, ये जो है धरती का एक्सेलरेशन है। तो एक बात बताओ, अगर हम पेंडुलम को चांद पे ले जाएंगे, क्या टाइम पीरियड सेम आएगा कि अलग आएगा? अलग आएगा। वेरी गुड, यही था बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम चांद पे ले जाते हैं तो वहां पे टाइम पीरियड अलग आएगा। अलग आने का कारण ये है कि भैया मून पे जो ग्रेविटी होता है वो अलग होता है। ठीक है, धरती के 1/6 होता है, धरती के क्या होता है, 1/6 होता है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। उसी तरह हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है? इस बॉब के मास से कोई लेना देना है टाइम पीरियड का? हम कुछ बताए इस फॉर्मूला नहीं में भैया। कहीं पे भी मास आया है? नहीं आया है। तो एक बात क्लियर रखना, टाइम पीरियड का कोई मास से रिलेशन नहीं है। तो हम तुमको बताते क्वेश्चन क्या आया था, तुम लोग सब मेरे को चैट में रिप्लाई करना। ठीक है, हड़बड़ाएगा नहीं कोई। क्वेश्चन यहाँ पे है ये, एक पेंडुलम है ए और एक पेंडुलम है बी। ठीक है, ये दो पेंडुलम है, हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। ये है पेंडुलम बी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पहला क्वेश्चन तो ये बताओ, दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग लेंथ के अलग बाद। अलग आएगा। अलग ठीक है, अलग एकदम भैया, टाइम पीरियड ऑफ ए विल नेवर बी इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ बी। ठीक है, हाँ एक केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ का अगर हम सिर्फ बात करें, ये 2 मीटर का, ये 4 मीटर का है, तो बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? बी का। 4 मीटर, दैट इज बी का। ठीक है, ए का नहीं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। भैया यहाँ पे देखिए, इससे ज्यादा बी का आएगा। ठीक है, डायरेक्टली है ना, लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा चीज है, टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं वो चीज देखो। अब यहाँ पे हम एक पेंडुलम, जिस दोनों पेंडुलम का देखो लेंथ बराबर कर दिए 2 मीटर, लेकिन एक अर्थ पे पड़ा हुआ है, एक मून पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि धरती का जो है, ठीक है, धरती का है मेरे को अब बताओ यहाँ पे किसका टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की टाइम पीरियड ऑफ मून? मून। मून भैया, मून का। यहाँ तो टाइम पीरियड जो है वो किसका ज्यादा आ रहा था, बी का आ रहा था। ठीक है, इधर तो टाइम पीरियड बी का ज्यादा आ रहा था। अब देखो, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए थे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जिसका ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो ग्रेविटी ज्यादा किसका है, अर्थ का है। तो टाइम पीरियड, ठीक है, अगर अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा कम कम ना आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, यहाँ उल्टा है भैया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक ज्यादा तो दूसरा ज्यादा। यहाँ पे तुम लोग को ये वाला ये जो टेबल है, ये स्कूल खुलता तो तुमको प्रैक्टिकल करवाया जाता, उसमें तुमको ये रीडिंग्स निकाला जाता। ठीक है, तो तुम लोग उससे ये कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो इसको इतना लिखने की जगह सीधे सीधे भैया ऐसे करके नहीं लिख दे, हाँ लिख दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया यहाँ पे भी वही। फिर भैया ये देखिए क्या टी स्क्वायर कर रहा है, कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड सिखाए थे ना अभी तुम लोग को, वही चीज है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे देखिए, ये भी टी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर,
कोई भी रूट का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो तुम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, या ये वाला लगाओ, एक ही बात है। तो हम तुमको सजेस्ट करेंगे यही वाला लगाओ, बेसिक है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहा है टाइम पीरियड का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है। तो तुमको वही चीज अभी हम बताएं। फिर यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आई, इस सब का कोई काम नहीं है, तुम लोग को कुछ इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते सीधे सीधे, देखो ये लोग फॉर्मूला निकाला यहाँ पे। अब यहाँ पे बताता है, देखो ये पढ़ो, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये बता ही चुके तुम लोग को, बस इतना सा एक पॉइंट यही याद रखना और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे तुम लोग को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, तुम लोग यहाँ पे रीजन लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है स्कूल में। तुम लोग मेरे को बताओ, ठीक है, जनरली हम लोग सब जन जानते हैं कि अगर कोई चीज को भी गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज करेगा। एक्सपेंड हो गया और एक क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये तुम लोग सब बच्चा लोग जानता है कि कोई चीज को भी गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और ठंडा करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे टी मतलब टेम्परेचर है, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे गर्मी का समय है, ठीक है, ये पेंडुलम वाला घड़ी है, गर्मी का समय है, तो मेरे को बताओ ये जो तार है, ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, गर्मी में एक्सपेंड करेगा। वेरी गुड। इन समर, ठीक है, इन समर ये क्या करेगा, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, गर्मी में इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करेगा। अब बताओ इफेक्टिव लेंथ का टाइम पीरियड से क्या लेना देना है, इनवर्सली। वेरी गुड, गलत हो, इनवर्सली बताए थे, डायरेक्टली। हाँ। तो भैया अगर यहाँ पे देखिए इफेक्टिव लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो बच्चा लोग गलती करता है, अगर इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब सुनना और समझना, अगर टाइम पीरियड बढ़ गया है तो भैया घड़ी का समय बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़े। गलत, ठीक है। यही चीज सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट थे तब हम लोग भी करते थे। टाइम पीरियड क्या है, समझ, टाइम पीरियड है कि सुई का ये कांटा यहां से घूम के भैया यहां तक जो वापिस आएगा, ये टाइम पीरियड है। जनरली हम लोग टाइम पीरियड को टाइम मान लेते हैं, नहीं, टाइम पीरियड इज नॉट टाइम, टाइम पीरियड टाइम नहीं है भैया। टाइम पीरियड है कि घड़ी का कांटा को घूमने में यहां से यहां कितना समय लग रहा है, वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ गया है भैया तो घड़ी को घूमने में समय ज्यादा लगेगा, और गर्मी में मेरा टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, गर्मी में मेरा टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है इसमें, क्या है क्वेश्चन, सुनो सब अच्छा। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेंडुलम जो है गर्मी में उसका टाइम स्लो हो जाता है और विंटर में टाइम फास्ट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताओ। तो तुमको बताना पड़ेगा ऐसे करके लिख के कि इन समर इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन, एंड क्या लिखेंगे फिर वहां पे, एंड, एक मिनट, एंड इफेक्टिव लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, घड़ी को घूमने में समय ज्यादा लगेगा, तो भैया गर्मी में समय क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। विंटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा विंटर में बताइए भैया, इन विंटर, देख हम लिख देते हैं यहाँ पे, इन विंटर में क्या होगा भैया, इफेक्टिव लेंथ बताओ क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया, घटेगा। अगर भैया ये घटा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, घटेगा। तो भैया घड़ी को घूमने में, ठीक है, घड़ी को घूमने में अब समय क्या होगा, कम लगेगा, समय जो है वो क्या होगा, कम लगेगा। अगर समय कम लग रहा है तो घड़ी जो है वो फास्ट हो जाएगा भैया, टाइम जो हो रहा है जितना बता रहा है घड़ी में, उससे टाइम वो जो एक्चुअल टाइम है उससे कुछ फास्ट टाइम बता रहा है। अब इतना फास्ट नहीं कि 5 बज रहा है तो 6 बताएगा, ठीक है, मिनट्स में भी डिफरेंस आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे यही चीज बताए हैं, इसको अच्छे से करना क्योंकि टेस्ट में पूछेंगे हम तुम लोग से। यहाँ पे देख लो क्या लिखता है,
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यही रहेगा, बताओ इन पेंडुलम इन समर टाइम क्यों बढ़ जाता है, स्लो हो जाता है, और विंटर में क्यों टाइम फास्ट हो जाता है। तो पढ़ो क्वेश्चन। अ पेंडुलम क्लॉक हैज कंपाउंड पेंडुलम मेड अप ऑफ मेटल लाइक ब्रास और स्टील ड्यू टू सीजनल चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब गर्मी ठंडा में टेम्परेचर चेंज होता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंजेस, तो समझा दिए। गर्मी में भैया क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ठंडा में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू विच क्लॉक गोज फास्ट इन विंटर, देखो विंटर ऐसे करके बॉक्स बना लो, विंटर में फास्ट हो जाता है, समर में स्लो। एज फॉर समर एज फॉर स्लो, ये याद रखना। समर में भैया टाइम स्लो हो जाता है और विंटर में टाइम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो अब यहां से इसका रीजनिंग चालू होता है, वो सुनना। इन विंटर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, हम तुमको यही बात बताए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम गेट शॉर्टेड। तो तुमको ऐसे करके बताओ, लेंथ घटा तो टाइम पीरियड भी घटा, ठीक है, लेंथ घटा तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया, घट गया। so its time period is decreased, वही बताए। and pendulum completes more oscillation in a given time, घड़ी ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण से घड़ी फास्ट हो जाता है। तो यहां तक हुआ विंटर के बारे में, यहां तक क्या चीज के बारे में है, विंटर के बारे में। अब समर में देखो, तुम ही लोग बताओ समर में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन लेंथ होगा तो लेंथ बढ़ेगा। बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेस नंबर ऑफ घट जाएगा। ऑक्सीलेशन और टाइम गो स्लो, टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ को पूरा ही मार्क करो, ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, तुमको ये बताना पड़ेगा। समझ में आ गया सब बच्चा लोग को? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये चीज बताए, ये चीज ध्यान रखना। फिर बताता है द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो बता ही रहे तुम लोग को। इसीलिए भैया धरती पे, चांद पे तुम्हारा टाइम पीरियड जो आएगा सेम पेंडुलम का, वो अलग अलग आएगा, वो सेम नहीं आएगा। तो इतना सा बात है जो तुम लोग अभी तक ध्यान रखना है। 10 मिनट का टॉपिक और है, और नेक्स्ट क्लास में हम तुमको बताएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला बात जो कल के क्लास में आप लोग को बताया था गया था, वो था टाइम पीरियड को लेके। तो टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ कौन सा लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ये जो एल है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जहां पे इसको लटकाया गया है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मान लेते हैं ऐसे करके ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार ऐसे करके इसको ऐसे करके फिक्स कर दिया गया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। इसके बाद देख, इसके सेंटर तक, ठीक है, सेंटर तक ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इफेक्टिव लेंथ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसका, इफेक्टिव लेंथ। तो बताया गया था कल के क्लास में कि टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया गया था, जल्दी बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी बताया गया था। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 अगर मान लिया जाए और दोनों को मिला लिया जाए तो क्या आया था, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। भैया ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाए थे, वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये फॉर्मूला बना था, अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड गिवन, तुमको लेंथ दिया हुआ है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तुम लोग ये फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें से 2 और पाई कांस्टेंट है, सब जानता है। पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, या 3 पॉइंट क्या होता है, 1/4, 3.14 होता है। और लेंथ क्या हो गया, जो भी ये देंगे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। और ग्रेविटी जो है, धरती का अगर ग्रेविटी हो तो वो कितने के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर, 9.8। या इसी को राउंड ऑफ करके हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है सब बच्चा लोग। यहाँ पे पहला चीज तो ये बताए। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे आज, ठीक है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड इन दो चीज पे डिपेंड करता है। अब आज ये भी बताएंगे कि किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तुम लोग सब बच्चा लोग यहाँ पे देखो, पॉइंट नंबर 1 तक हम तुम लोग को कल बताए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग को दिखेगा क्या, देख सब बच्चा, कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चीज बता दिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखता है क्या, ध्यान से सुनना, फॉर दिस रीजन अ पेंडुलम क्लॉक गो स्लोज, ठीक है, घड़ी स्लो हो जाता है when it is taken to mountains or to mines due to decrease in value of g।
अब भैया ये क्या बात बता दिया मेरे को, तुम लोग बताओ, ये है पहाड़, यहाँ पे हम खड़ा कर दिए है मैडी को, और मैडी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और मैडी को क्या कर दिए, माइन के अंदर डाल दिया। हमको तीनों जगह पे ये बताओ, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, क्या ग्रेविटी सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? हम लोग अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है, वेरी गुड। धरती के सरफेस पे हम अगर अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भैया ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, लेकिन बी पॉइंट पे बताओ ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। कम आएगा। कम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है भैया ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और सी पॉइंट पे भी बताओ ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, और घट घट जाएगा। जाएगा। ठीक है, और घट तुम जाएगा। लोग को जाएंगे, बताए घट थे कि धरती के अंदर जाके ना ग्रेविटी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दो, चाहे तुम सी पॉइंट पे हो चाहे बी पॉइंट पे हो, ग्रेविटी दोनों जगह क्या होता है, घटता है। जब रॉकेट भैया ऊपर जाता है ना, हम लोग प्लस जी नहीं करते हैं, माइनस जी करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हमको यहाँ पे ये रिलेशन देखना है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। अब बताओ यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अगर ग्रेविटी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया ग्रेविटी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुम लोग एक बात बताओ, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? ग्रेविटी घट रहा है। घट रहा है। अगर टाइम ग्रेविटी पीरियड घट रहा है तो टाइम पीरियड क्या टाइम होगा, पीरियड बढ़ेगा। तो वही बढ़ेगा। चीज यहाँ लिख रहा है, पढ़ो। फॉर दिस रीजन अ पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ा तो घड़ी को घूमने में समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा ज्यादा टाइम पीरियड क्या लगेगा। बताए थे कल, टाइम पीरियड बताए थे। टाइम पीरियड और टाइम एक चीज नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि भैया मान लीजिए कांटी, इसका जो कांटी इधर से घूम के इधर जाने में जो समय लगा रहा है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। लोग ये सोच लेता है कि टाइम स्लो हो जाएगा, नहीं। अगर भैया ये धीरे धीरे घूमेगा तो तुम लोग बताओ मेरे को, टाइम तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो तुम लोग देखो टाइम पीरियड जो है वो क्या हो गया, टाइम पीरियड अगर बढ़ गया है भैया, घूमने में समय ज्यादा लगा रहा है, तो घड़ी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? स्लो। 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 तो तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये पहाड़ बनाए थे, तो ऊपर में पहाड़ के ये टाइम जो है स्लो बताएगा कि फास्ट बताएगा? स्लो बताएगा। ठीक है, क्यों स्लो बता रहा है, क्योंकि भैया टाइम पीरियड बढ़ गया। ग्रेविटी घटने से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया। भैया घड़ी घूमने में समय क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। अगर घड़ी घूमने में समय ज्यादा लगा रहा है तो भैया टाइम जो है आपका स्लो हो जाएगा। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बता रहे और कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसपे टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता वो बताएंगे। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो मास से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मटेरियल ऑफ द बॉडी बॉब से लेना देना है। तुम इसको क्या, कोई कॉपर से बनाओ, कोई चीज से भी बनाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ सब बच्चा लोग देख के, ये जो है 2 kgf का है और ये 4 kgf का है। ठीक है, इस दोनों का लेंथ जो है वो 2 मीटर है। दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। वेरी गुड। भैया इसका T1 और इसका T2 दोनों जो है वो क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू T2 आ जाएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का लेंथ सेम कर दिए हो। लेंथ सेम कर दिए हो, मास से कोई लेना देना नहीं है। मास यहाँ दोनों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बता रहा है कि टाइम पीरियड जो है मास से कोई डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है, इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही चीज तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। चौथा पॉइंट देखो, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ स्विंग या एम्पलीट्यूड। सीधा सा बात समझो, कल हम तुम लोग को बताए थे एम्पलीट्यूड क्या होता है। कल के क्लास में जो बच्चा अटेंड नहीं किया वो लोग देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, सब लोग देखो, the maximum displacement of the bob from its mean position to other वेरी of गुड its मैडी। ठीक है, other फ्रॉम इट्स side। मीन पोजीशन। यहाँ पे ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके पेंडुलम था, हम इसको धक्का दिए, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये ए से कहाँ गया, बी गया, बी से कहाँ आया, ए आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये कहाँ चला गया, सी, सी से कहाँ आ गया, ए आ गया। तो भैया आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ से यहाँ जो गया, ये ए इसका कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन मतलब जहां से स्टार्ट किया, तो ए से कहा गया, बी।
फिर भैया बी से कहाँ आ गया, वापिस से ए, फिर ए से कहाँ गया, सी, फिर सी से कहाँ आ गया, ए। तो ये इससे और आगे नहीं जा सका, तो इसका मतलब ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी इसका कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि टाइम पीरियड जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से लेना देना नहीं है, यहाँ पे यही बता रहा है। टाइम पीरियड का ना तो एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना है, ना ही तुम्हारा मास से कोई लेना देना है, मास से लेना ठीक है? देना, लेकिन टाइम पीरियड का किससे लेना देना है, लेंथ ऑफ रूट द अंडर एम और रूट अंडर लेंथ 1 से बाय भी और ग्रेविटी से भी, ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी। लेकिन एम्पलीट्यूड और मास पे डिपेंड नहीं करता है भैया। अब तुम लोग को हम एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 2017-18 में हुआ था ये पेपर, उसी का ये पेपर है। तुम लोग देखो अभी तक जो जो पढ़ा उस हिसाब से। डिफाइन द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे तुम लोग को। लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा वैल्यू नापता है वही उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। 1 मार्क्स का बस है, ये देख ले, जो बच्चा लिखेगा उसको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर बोलता है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। तुम लोग बताओ यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज झूठ का नाम दे दिया, स्क्रू गॉज का बताओ लिस्ट काउंट कितना होता है बस। मैंने 0.00 0.001 मिलीमीटर या फिर हाँ 0.0001 0.00 क्या हो जाएगा भैया, 2 डेसिमल प्लेस तक था, ठीक है। यहाँ पे 0.0 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। अब आता है यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी पहला ही चैप्टर से हम लोग डी नंबर पे चल रहे हैं सीधे। अभी जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, तुम लोग देख सकता है, पेंडुलम से रिलेटेड। टू पेंडुलम पी एंड क्यू, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कंसेप्ट वाला न्यूमेरिकल है, बहुत कम ही बच्चा इसका आंसर कर पाता है, ठीक है। देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। देता है 2 पेंडुलम है, एक पेंडुलम पी है, एक पेंडुलम क्यू है, ठीक है। यहाँ 2 पेंडुलम है, हैव इक्वल लेंथ, भैया दोनों का लेंथ इक्वल कर दिए, लेकिन दोनों का मास इक्वल नहीं है। ये तो हम ही बता दिए तुम लोग का, एक का 10 GF है और दूसरे का 20 GF है, दूसरे का क्या है 20 GF। चलो कंपेयर देयर टाइम पीरियड, सेम सेम यहाँ पे देखो क्या लिख दिया है। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता भैया। कंपेयर का मतलब होता है कि उसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सुनो, कंपेयर जब भी वर्ड आए तो समझ जाओ तुमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो भैया आप बोले दोनों का टाइम पीरियड जो है, लेंथ जो है सेम है, टाइम पीरियड तुमको बताना पड़ेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, हाँ है। तो भैया T1/T2 जो हो जाएगा, दोनों का आप लेंथ सेम बता रहे हो ना, हाँ। तो x और x कट गया, क्या आ जाएगा बताओ, 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, 1:1 ठीक है। तो इसका आंसर जो है तुमको लिख के आना था 1:1, समझ में आया। तो कंपेयर में, यहाँ पे कंपेयर में हमेशा रेशियो निकालना है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। हम टाइम पीरियड ऑफ पहला वाला पेंडुलम का निकाले, दूसरा का भी निकाले, भैया दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो 1:1 आ गया, ठीक है। अब बोलता गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, तो इसका आंसर का रीजन क्या होगा। तो भैया यहाँ पे आप 10 GF और 20 GF का यूज क्यों नहीं लिए, तो तुमको बताना पड़ेगा टाइम पीरियड, बताओ क्या लिखोगे। टाइम टाइम पीरियड पीरियड ऑफ अ इज पेंडुलम डज इंडिपेंडेंट नॉट ऑफ डिपेंड मास, ऑन मास इट्स वेरी मास। गुड, ठीक इंडिपेंडेंट है, ऑफ मास। सही एकदम। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बस तुमको 1 मार्क्स मिल गया इतना सा लिखने का, 1 मार्क्स, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्ट जो समझता है वो आंसर कर दिया। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड 2 ऊपर तक 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है। तो समझ ले यहाँ पे हम लोग 8 मार्क्स का पढ़ाई तो अभी तक कर चुके हैं। तो वही चीज तुम लोग को बताए, एक क्वेश्चन दिखाए बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, वापिस से आ जाते हैं अपने बुक पे। तो समझ में आ गया सब बच्चा लोग को, टाइम पीरियड ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना ही मास पे ना डिपेंड मास पे। करता है। अब आता है एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हम लोग निकाल चुके हैं, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये झूठ का T² = 4π², हम लोग ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, ना कि वो वाला। अब वो वाला कैसे आया भैया हम बताते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं हम तुम लोग को, इससे अच्छा तुम लोग पढ़ा हुआ भी है सब्जेक्ट में। भैया T = 2π√L/G होता है, हाँ होता है।
हमको ये रूट हटाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, बताओ तुम ही लोग? स्क्वायर, स्क्वायर, both ठीक है, sides. स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे भी पहले एक काम और हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, क्या भैया, यहाँ पे एक काम कीजिए ना, आप 2 पाई को नीचे ले आइए, ले आते जैसा तुम बोल भैया, यहाँ पे t/2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l/g। अब ये रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो t/2 पाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा l/g का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया t²/4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया l/g। तुम लोग देख t², अब जो इसको उधर से लाए थे इसको उधर भेज दे तो वापिस से 4 पाई स्क्वायर और l/g। तो देख ले ये बन गया वही वाला फॉर्मूला। तो इससे अच्छा भैया हम लोग यही याद रखेंगे, ठीक है, झूठ का झंझट कर रहा है। तो t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू l/g, वो रूट हटाने के लिए वैसे करके लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके गुड, 1 मिनट देना तो, ठीक है। देख ले यही चीज हम लोग अभी वहां पे निकाले, 4 पाई स्क्वायर l/g, ठीक है। तो वही सेम चीज है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है, वो है सेकंड्स पेंडुलम। क्या है भैया सेकंड पेंडुलम? इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा सीधा सब बच्चा लोग लिखो यहाँ पे, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो 2 सेकंड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। कितना सेकंड बताए? 2 सेकंड। अगर भैया इसका 2 सेकंड टाइम पीरियड है तो कौन बच्चा बता सकता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1/2 second. वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हाँ, इक्वल्स टू भैया 1/t होता है। 1/2. देखो बहुत बढ़िया, जो आंसर बता रहा है और जिसको ये बता है भैया 1/t होता है, और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 होगा. 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो 0.5। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने हर्ट्ज के बराबर आ गया, 0.5 हर्ट्ज के बराबर आ गया। जैसे हम लिख रहे हैं अपने बुक में, लिख लो तुम लोग भी, ठीक है। अपने अपने बुक में सब बच्चा लोग लिख लो कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2 सेकंड और फ्रीक्वेंसी जो आता है वो कितने हर्ट्ज के बराबर आता है, 0.5 हर्ट्ज। तुम लोग भी लिख लो अपने बुक में। Thus the pendulum with the time period of oscillation equals to 2 सेकंड, ठीक है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसी को हम लोग बुलाते हैं सेकंड पेंडुलम, ठीक है। और सेकंड पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ आता है वो लगभग 1 मीटर के बराबर आता है। लगभग कितने के बराबर आता है, 1 मीटर। अब भैया ये आप कैसे निकाले, तो वो भी देखो, आप ही बताए भैया हम लोग को फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। हाँ हम बताएं। फिर आप ही हम लोग को बताए कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जल्दी बताओ सेकंड पेंडुलम का। 2 seconds. 2 2 seconds. सेकंड। 2 सेकेंड, तो भैया ये 2 हो गया, तो 2/2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट l/g। जी का वैल्यू क्या लेना है, 9.8। 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 बाई कितना आ जाएगा, 22/7। 22/7 ये जब करेंगे तो ये लगभग, इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ये पहला कैलकुलेशन है, 0.99 कुछ आता है। देख ले यहाँ पे सेम यही चीज सेम कर रहे हैं तुम लोग, देख लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, वही चीज निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सेम भैया फॉर्मूला में ही पुट किए, देख ले हम यहाँ पे 3.14 ले रहा है, हम पाई का वैल्यू लिए थे 22/7 या 3.14, दोनों एक ही बात है। वो पुट किए और आ रहा है 0.994 मीटर। इसी को लगभग कितना मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर. 1 मीटर। मीटर। तो ये समझ तुम लोग कि ऐसे करके एक पेंडुलम है जिसका यहाँ से यहाँ का हाइट जो है वो कितना, इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितना है, 1 मीटर है। खत्म हो गया। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग ऐसे बना लिए। दूसरा, चलो तो ये बैठ के रटना मत, ठीक है, या सॉल्व भी मत करना, वहां सीधे सीधे समझ के लिख के आ जाना 0.994 मीटर। अब आता है कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जहां पे एक जगह बता रहा है 9.8 और एक जगह बता रहा है 4.36। तो वही सोच लो कि एक जगह अर्थ है और एक जगह मून है। तो तुम लोग मेरे को बताओ दोनों जगह टाइम पीरियड सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा. अलग अलग अब आएगा। चलो हम Depend इसका on फॉर्मूला gravity. निकालते हैं। पहले बताओ टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Gravity. Acceleration. ग्रेविटी, ठीक है। वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भैया यहाँ पे हमको बोलता है एक जगह का ये, एक जगह का ये, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं भैया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, पहला आया 1/√g1 और टाइम
पीरियड 2 क्या आ रहा है 1/√G2। भैया ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम 1 को 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। देख लो दो अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो T1/T2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/G1 डिवाइडेड बाई 1/G2। सब बच्चा देख, ये वाला तो एज इट इज ऐसे ही करके उतर गया 1/G1, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाता है बताओ? रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। रेसिप्रोकल हो जाता है भैया, उल्टा हो जाता है। वेरी गुड। अगर ये उल्टा हो गया तो बता क्या आ जाएगा अंडर रूट G2/G1। G2/G2 तो तुम लोग यहाँ हाँ, तो तुम लोग यहाँ देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, T1/T2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √G2/G1। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे भी भैया ये दोनों में क्या होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर हम टाइम पीरियड 1 का ले रहे हैं तो सामने ग्रेविटी दूसरे का लेंगे, टाइम पीरियड 2 ले रहे हैं तो सामने ग्रेविटी किसका लेंगे, दूसरे का लेंगे, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब पहले बताइए ग्रेविटी कितना लिए थे आप? ग्रेविटी था एक का 4.36, ठीक है भैया। एक का कितना था, G2 का हो गया 4.36 और धरती का कितना हो गया 9.8 9.8 ले रहा है। ठीक है, 9 पॉइंट क्या ले रहा है, 8 ले रहा है। ठीक है, ले लेने दे, रुक जाए एक बार देखें। 9.8। तो भैया ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100, यहाँ उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1 0 कट गया। ठीक है, तो ये समथिंग कटने पे जो देख रहे हैं वो आ रहा है 1.5 टाइम्स कट जा रहा है। तो भैया ये उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो T1:T2 जो आ रहा है ना वो 2:3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। तो वही चीज तुमको बताए, ये फॉर्मूला लिख लो डायरेक्टली कि T1/T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G2/G1 का अंडर रूट आ जाएगा। कैसे आया उसके लिए पूरा प्रोसेस तुम लोग देख सकता है, जो यहाँ पे हम करके दिखाए हैं तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख यही चीज यहाँ पे किए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, सब बच्चा लोग देख सकता है। ये फॉर्मूला निकाले तो ये फॉर्मूला था ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का बोल के हम यहाँ पे निकाले। अब तीसरा पार्ट में आएगा लेंथ का। ठीक है, ठीक है, आ जाने दीजिए भैया, जो आएगा हम लोग सारा बना लेंगे। यहाँ पे बोलता है कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1। देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन दिया, लेंथ दिया ना, अभी हम लोग ग्रेविटी बनाए थे। अब बताओ टाइम पीरियड का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है? Directly. टाइम पीरियड इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डायरेक्टली एल। हो गया। तो बताओ T1 इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L2। भैया ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब वापिस से इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए भैया ये आ गया L1/L2 का अंडर रूट, ये दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड। अब सब बच्चों लेंथ कितना दिया हुआ है, L1 कितना दिया हुआ 1 है, मीटर एंड 16 और 1 हाँ 16। अब बता 1 का रूट कितना आएगा 1 और 16 का रूट कितना आएगा 4 4। तो देखिए भैया T1:T2 जो आ रहा है वो 1 क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो तुम लोग सब बच्चा लोग देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 1 क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला बन गया, वो है ये। तो इधर अगर तुम्हारा टाइम पीरियड लेंथ के होगा तो डायरेक्टली होता है, तो T1 के सामने L1 और T2 के सामने L2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेंथ जो था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं हुआ भैया, Inversely proportional है। हाँ इनवर्सली है इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे ये भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए नहीं हुआ। T2 के सामने आ गया G1 और T1 के सामने आ गया G2, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आगे से ये चीज डायरेक्ट यूज कर सकता है और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, तो खत्म होता है यहाँ पे भैया। बाद बाकी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम लोग को करना था।